अरे यार, ये बार बार आप खोल लेते हैं और इसके बाद ये गलत बात। मुझे आपको निकालना पड़ेगा अपने ग्रुप से। समझ आता हूँ। यदि आपने फिर भी नहीं सुना, बार बार खोल लेते हैं और इधर उधर की आवाज आती है, तो मैं ज्यादा बार आपको प्रेम से मना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर लेते हैं और आपके घर वालों की आवाजें यहाँ गूंजती रहती। चलिए, तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आज हम वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत शाखा लेखे का एक छोटा सा पार्ट, विदेशी शाखा, फॉरेन ब्रांच पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय खंडवा से आपसे मुखातिब हूं। तो हम बात कर रहे हैं विदेशी शाखा या फॉरेन ब्रांच की। विदेशी शाखा से आशय ऐसी शाखा से है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है और शाखा दूसरे देश में। ऐसी समस्त शाखाएं विदेशी शाखा कहलाती हैं। अब जब विदेशी शाखा, यदि शाखा एक देश में है और मुख्यालय दूसरे देश में है, तो समस्या आती है अंतिम लेखों की, क्योंकि दोनों देश की मुद्राएं अलग अलग होती है। और जो मुद्रा, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो दर होती है, जो कि एक्सचेंज रेट कहलाती है, विनिमय दर कहलाती है, ये दिन प्रतिदिन बदलती है। यदि आप पेपर देखते हैं तो डॉलर की तुलना में रुपया इतना गिरा या रुपया इतना उठा, ये रोज की खबर होती है कि रुपए की कीमत 74, $1 बराबर 74 रुपए हो गई, या 73 रुपए हो गई, या 76 रुपए हो गई। तो ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। तो हमारे सामने समस्या होती है कि साल भर में सैकड़ों बार ये दर बदली होती है। किस दर से हम शाखा की जो तलपट है उसको अपने देश की या मुख्यालय के देश की पुस्तकों में, उसकी मुद्रा में परिवर्तित करेंगे। इसी के नियम यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। समय पे आ जाया कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो ये जो नियम है कि मुख्यालय की पुस्तकों में हमको शाखा ने जो तलपट भेजी है, उस तलपट के आधार पर, उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर मुख्यालय की पुस्तकों में लेखे करना होते हैं। मुख्यालय में शाखा का व्यापार लेखा, लाभानी लेखा बनाया जाता है। तो वो जो लेखे बनते हैं, चूंकि शाखा की मुद्रा, शाखा के देश की मुद्रा अलग होती है और मुख्यालय के देश की मुद्रा अलग होती है, तो शाखा की जो तलपट है तो मुख्यालय की मुद्रा में परिवर्तित करने संबंधी मैं प्रति विनम्रता पूर्वक वीवो 4 आपको बाहर करता हूँ। वीवो 104 बार बार कहने के बाद भी अपना माइक खोल रहे थे, उन्हें मैंने इससे बाहर कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। हाँ। तो यहाँ हमको नियम देखना है जिनके तहत विदेशी शाखा में विनिमय, जो आपका विदेशी विनिमय होता है, उसकी विनिमय दर संबंधी नियम, एक्सचेंज रेट रूल्स कहलाते हैं ये देखेंगे क्या होते हैं। किस तरीके से आपको, किन दरों पर, आपको 3 प्रकार की दर दी होती है: ओपनिंग रेट, प्रारंभिक दर, क्लोजिंग रेट अंतिम दर, और एक औसत दर दी होती है। तो ये तीनों दर जो दी होती है, इनसे आप किस तरीके से आपकी तलपट को, ट्रायल बैलेंस को मुख्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित करेंगे, उसको कैसे आप चेंज करेंगे, ये हम देखेंगे। देखिए,
तलपट में जो मदें दी होती है, ये मदें या तो व्यापार लाभानी लेखे से संबंधित होती हैं या चिट्ठे से संबंधित होती है। जब शाखा की बात होती है तो शाखा में जो कैपिटल लगी होती है वो मुख्यालय की होती है, इसलिए वहां पूंजी लेखा या कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट के स्थान पर मुख्य कार्यालय का खाता होता है। जो वर्ष भर विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है शाखा और मुख्यालय के बीच, वो जिस समय जो रेट होता है उस रेट से उसका आदान प्रदान हो जाता है और पुस्तकों में लिखा हो जाता है। इसलिए साल के अंत में मुख्यालय अपनी पुस्तकों में कुछ पैसा लेना उससे निकालते हैं जो शाखा लेखा के शेष के नाम से दर्ज होता है मुख्यालय की पुस्तकों में, जबकि शाखा में उतना ही पैसा मुख्यालय को देना निकाला जाता है और वो मुख्यालय खाते के नाम से अपनी पुस्तकों में दर्ज करती है। तो ये जो मुख्यालय खाता होता है, इसका परिवर्तित रूप मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा लेखे के शेष के नाम से दर्ज होता है। इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार मुख्यालय की पुस्तकों में सामान्यतः शाखा की स्थायी संपत्तियों के लेखे भी किए जाते हैं। यदि शाखा के स्थायी संपत्तियों के लेखे मुख्यालय की पुस्तकों में किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय में उस संपत्ति का मूल्य दिया होता है, इसे भी परिवर्तित नहीं करना होता है। जो मूल्य दिया है उस मूल्य को लिख देते हैं। चलिए, बाकी जो मदें होती हैं उनको किन दरों पर परिवर्तित करना होता है ये हम आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ लीजिए। जो मैंने आपसे बात कही उसी में आगे वाली बात है कि जैसे पूंजी की बात होती है, ऐसे यदि वर्ष में कोई राशि भेजी गई है जिसको हम आहरण के रूप में पूंजी में से घटाते हैं, यहाँ मुख्यालय खाते में से घटा दिया जाएगा, तो ये जो पूंजी उसके रूप में भेजी गई है वो भी परिवर्तित रूप में आपको दी जाती है प्रश्न में। अब आगे देखते हैं। जब मुख्य कार्यालय और शाखा वाले देशों में मुद्रा की दर अनस्टेबल होती है तो विनिमय दरों का प्रयोग किस प्रकार होता है? पहली है प्रारंभिक दर, ओपनिंग रेट, दूसरी है अंतिम दर और तीसरी है औसत दर। यदि प्रश्न में प्रारंभिक दर और अंतिम दर दी है, औसत दर नहीं दी है, तो आप उनका एवरेज निकालकर, औसत निकालकर औसत दर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि तीनों दर दी है तो वहां फिर ऐसा औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो औसत से भिन्न होगा। ये तीन दरों पर आपके पूरे नियम आधारित हैं। तलपट की प्रत्येक मद जितनी भी दी होती है, इन तीनों दरों में से किसी दर पर बदली जाती है। अब हम ये किस दर पर बदली जाएगी उसको यदि दो भागों में बांट दें तो बड़ा आसानी से इसको याद रख सकते हैं। दो भाग कौन से? वो मदें जो व्यापार लाभानी लिखे में लिखी जाती है, जिन्हें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में लिखा जाता है, और वे मदें जिन्हें बैलेंस शीट में या चिट्ठे में, स्थिति विवरण में लिखा जाता है। तो व्यापार लाभानी लेखे में प्रयुक्त मदें और दूसरा चिट्ठे में प्रयुक्त मदें, ये दो भागों से हम अलग अलग यदि इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत आसानी से आपको ये नियम याद हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से ये इस सेशन के बाद ये नियम आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए, व्यापार और लाभानी लेखे में जो प्रयुक्त मदें हैं उनको हम तीन भागों में बांटा है: प्रारंभिक स्कंद, अंतिम स्कंद और शेष सभी मदें। अंतिम स्कंद आपके तलपट में नहीं दिया होता, इसके बाद बाहर दिया होता है, लेकिन ये तीन प्रकार की मदें हैं। प्रारंभिक स्कंद को नाम है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक दर पर। अंतिम स्कंद नाम है, अंतिम दर पर, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। और बाकी की सभी जो मदें हैं वो तीसरी दर जो बची है औसत दर पर बदलेंगे। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा कि व्यापार और लाभानी लेखे में
प्रारंभिक स्कंद, अंतिम स्कंद और बाकी सभी मद हैं। बाकी सभी मदों में क्या आ जाएगा? क्रय है, विक्रय है, मजदूरी है, वेतन है, जो भी खर्चे हैं, ये सब जो मदें हैं ये सब के सब औसत दर पर बदली जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पर, और रेस्ट ऑफ द आइटम, काहे के आइटम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम, रेस्ट ऑफ द आइटम विल बी कन्वर्टेड बाय एवरेज रेट, औसत दर पर उसको बदला जाएगा। ठीक है, इजीली याद रहेगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं। चिट्ठे में थोड़ा सा इसमें हाँ एक अपवाद स्वरूप एक बात और है कि ह्रास और असुदृढ़ संचिति सामान्यतः प्रश्नों में नहीं दी होती, लेकिन यदि दी गई है तो ह्रास को उस दर पर बदलेंगे जिस दर पर संपत्ति को बदला गया है, और अशुद्ध संचिति उस दर पर बदली जाएगी जिस दर पर देनदार को बदला गया है। ये याद रखेंगे आप, ये सामान्य प्रश्नों में दिया नहीं जाता है, ये दोनों चीजें सामान्य प्रश्नों में नहीं दी जाती, लेकिन यदि दी है तो इस पर ये नियम को आप ध्यान में रखेंगे कि ह्रास काय पर निकाला जाता है? संपत्ति पर। तो संपत्ति को जिस दर पर बदला है उसी दर पर आप ह्रास को भी बदलेंगे। चलिए, और अशुद्ध संचिति जो है वो देनदारों पर बनाई जाती है, इसलिए उसको भी उस दर पर बदलेंगे जिस दर पर देनदार बदले गए थे। अब इनको किस दर पर बदले जाते हैं हम इस संपत्ति और दायित्व में देखते हैं चिट्ठे के अंतर्गत। अब चिट्ठे को हमने अभी तक दो रूप में पढ़ा है। चिट्ठे में पढ़ा है हमने कि जो लेफ्ट साइड होता है वो लायबिलिटी साइड होता है, और जो राइट साइड होता है ये एसेट साइड होता है। हमने इसको दो भाग में और बांट दिया, चार भाग में बांट दिया। चार भाग में कैसा बांट दिया? देखिए, यहाँ बीच में एक लाइन खींच दी है, यहाँ स्थायी दायित्व, यहाँ चल दायित्व, स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति। अब ये स्थायी संपत्ति चल संपत्ति क्या होती है, इस पे एक 2 मिनट सुन लीजिए। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जिनमें वर्ष भर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। एकाधिक संपत्ति खरीद ली या बेच दी, लेकिन दिन प्रतिदिन में जिस संपत्ति में परिवर्तन होता है वो चल संपत्ति होती है, और जिसमें दिन प्रतिदिन में परिवर्तन नहीं होता है, रोज जो चेंज नहीं होती है, वो स्थायी संपत्ति होती है। रोज चेंज होने वाली संपत्ति क्या है? देखिए, स्टॉक, स्टॉक आज जो है कल माल बेच दिया, कम हो जाएगा, परसों खरीद लिया, बढ़ जाएगा। देनदार आज जितने के हैं कल हमने और उधार माल बेचा, बढ़ जाएंगे, किसी ने पैसा दे दिया, कम हो जाएंगे। कैश, बैंक, तो ये इस टाइप की संपत्तियां जो रोज बदलती है, दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होता है, ये सब चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी संपत्ति में क्या आता है? भूमि है, भवन है, उपस्कर है, ये वाली चीजें स्थायी संपत्ति में आती है। ऐसे दायित्व में क्योंकि शाखा लेखे है तो स्थायी दायित्व के नाम पे सिर्फ पूंजी लेखा या पूंजी लेखा इसमें दिया नहीं होता है, सॉरी, जो मुख्य कार्यालय का खाता होता है वही स्थायी दायित्व में होता है। बाकी जितने दायित्व होते हैं वो दिन प्रतिदिन में बदलने वाले दायित्व होते हैं, जैसे लेनदार है तो देय विपत्र है, अधिकोष अधिविकर्ष है, इस टाइप की चीजें जो होती हैं इनको चल दायित्व के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ चल दायित्व और चल संपत्ति, इसमें यदि हम देखें ये दोनों एक ही दर पर बदली जाती है, और चल संपत्ति से संबंधित एक मद को हम पहले बदल चुके हैं व्यापार लेखे में। यस, अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक को हमने बदल चुके हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जिस दर पर बदलाएगा वो सब जगह एक जैसी दर पर बदलाएगा। ऐसा नहीं कि वहां अलग दर पर बदलेंगे, यहाँ अलग दर पर बदलेंगे। इसका मतलब चल संपत्ति और चल दायित्व उस दर पर बदलेंगे जिस पर क्लोजिंग स्टॉक बदला था, यानी अंतिम दर पर। देखते हैं। अब स्थायी संपत्ति की बात करें तो स्थायी संपत्ति में आपको तीन बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि प्रश्न में इनका बदला हुआ मूल्य दिया होगा। जैसे उपस्कर या फर्नीचर दिया हुआ है तो नीचे प्रश्न में लिखा होगा कि शाखा के उपस्कर का मुख्यालय की पुस्तकों में मूल्य इतने डॉलर था या इतने रुपए था, जिसमें बदलना हो आपको, इसमें इतने रुपए या इतने डॉलर था, तो आपको फिर वहां कोई दर नहीं लगाना है, जो मूल्य दिया है उस मूल्य पर लिख देना है। लेकिन यदि ये नहीं दिया है तो फिर दूसरी बात होती है कि प्रश्न में आपको इनकी क्रय तिथि पर जो दर थी वो दी होगी
कि फर्नीचर क्रय तिथि पर या आपकी मशीनरी प्लांट मशीनरी की क्रय तिथि पर दर अमुक है, अमुक थी, तो जो दर दी हो उस दर पर आप बदल देंगे। सीधी सी बात, याद रखिएगा, इस क्रम को नहीं तोड़िएगा। यदि परिवर्तित मूल्य दिया हुआ है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं, वो मूल्य लिख दीजिए। लेकिन यदि मूल्य नहीं दिया है तो फिर आप देखेंगे क्या दर दी है, और दर दी हो तो उस दर पर आप बदल देंगे। यदि यह भी नहीं दिया है तो फिर तीसरी स्थिति में, थर्ड स्टेज में आपको ये काम करना है कि प्रारंभिक दर पर आप जो है उस संपत्ति का मूल्य बदल देंगे। बात समझ में आई? कि पहली बात, आपको प्रश्न में बदला हुआ मूल्य दिया होगा कि उपस्कर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3,000 रुपए का है, और शाखा की पुस्तकों में 3,000 रुपए और मुख्यालय की पुस्तकों में वो $200 का है, तो 3,000 के सामने आप $200 लिख देंगे, फिर आप कोई दर नहीं लगाएंगे। ठीक है? लेकिन यदि वो नहीं दिया है तो फिर देखेंगे कि क्या उस संपत्ति की क्रय तिथि पर, स्पष्ट लिखा होगा प्रश्न में कि इस संपत्ति की क्रय तिथि पर विनिमय दर ये थी, तो वो दर से आप बदल देंगे। और वो भी नहीं दिया हो तब आप प्रारंभिक दर पर बदलेंगे। ये है आपका स्थायी संपत्ति का काम, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए, चाहे तो अपने मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अब आती है चल संपत्ति। चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? देनदार, प्राप्य बिल, अंतिम स्कंद, रोकड़, बैंक शेष, इसी टाइप के आइटम आपको दिए होंगे। यहां मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अंतिम स्कंद को आप बदल चुके हैं। अंतिम स्कंद को किस दर पर बदला था? व्यापार लेखे में हमने देखा था प्रारंभिक स्कंद प्रारंभिक दर पर, अंतिम स्कंद अंतिम दर पर बदला था। तो यहाँ सभी चल संपत्तियां जो हैं ये अंतिम दर पर बदली जाएंगी। इसी प्रकार सभी चल दायित्व भी अंतिम दर पर ही बदले जाएंगे। अब बात आती है स्थायी संपत्ति की, स्थायी दायित्व की, सॉरी, स्थायी दायित्व की जब बात आती है तो स्थायी दायित्व मैंने कहा आपसे कि पूंजी के स्थान पर मुख्यालय खाता दिया होता है, तो ये को इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इसका बदला हुआ मूल्य सदैव आपको प्रश्न में मिलेगा, लेकिन प्रश्न में ये लिखा होगा कि मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा लेखे का शेष इतना डेबिट है। क्योंकि देखो एक बात बताएं, शाखा जब अपने लेखे बना रही है तो उसे उतना पैसा मुख्यालय को देना है, तो वो मुख्यालय खाता क्रेडिट करेगी। मुख्यालय जब अपने यहाँ खाता बनाएगा तो शाखा से इतना पैसा लेना है, तो वो शाखा को डेबिट करेगी। तो वो लिखा रहेगा शाखा की मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा का डेबिट शेष इतना है, जबकि आप तलपट में देखेंगे तो मुख्यालय का क्रेडिट शेष होगा। आप उतना रुपए क्रेडिट का क्रेडिट में ही लिखेंगे क्योंकि आप शाखा का परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है? सवाल जब आएगा तो यह अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चल दायित्व मैंने बताया, जैसे जैसे चल संपत्ति जिस पर बदला जाता है उसी पर चल दायित्व भी आप बदल देंगे, यानी अंतिम दर पर बदला जाएगा। ठीक है? तो अब आपने पूरे नियम सुन लिए हैं। संपत्ति से संबंधित मदे हो या दायित्व से संबंध या व्यापार और लाभानी लेखे से संबंधित, अब इतने से ही नियम हैं। और यदि इसको इस तरीके से याद रखा जाता है तो बड़े आसानी से आपको ये याद हो जाते हैं। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इनके तो एक बार इसको दोहरा लेंगे आप घर पर, नहीं लिए हैं तो आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं, एक सम इस पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पूरे ग्राफिक्स में इसको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की गई है। चिट्ठे में जो प्रयुक्त मद है, स्थायी संपत्ति क्या होती है, चल संपत्ति क्या होती है, स्थायी दायित्व क्या होता है और चल दायित्व क्या होता है। नियमों को एक बार वही यहाँ देख लेते हैं। स्थायी दायित्व, इसका बदला हुआ मूल्य सदैव प्रश्न में दिया होता है। स्थायी संपत्ति में 3 नियम बताए थे, इनका परिवर्तित रूप या बदला हुआ मूल्य प्रश्न में दिया होता है। नहीं दिया है तो क्रय तिथि के समय की दर, वो भी नहीं दी है तो प्रारंभिक दर। ये एक के बाद एक इसी क्रम में चलेगा। यदि पहला नहीं है तो दूसरा लागू होगा। चल संपत्ति और चल दायित्व के लिए मैंने बताया था आपको कि ये दोनों के दोनों, इन्हें अंतिम दर पर बदला जाता है। तो ये आपको
मैं समझता हूं कि अब याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसको अलग अलग राशि से बदलते हैं, अलग अलग राशि से भाग देकर या गुणा देकर हम परिवर्तित परीक्षा सूची में मदों को लिखते हैं, तो निश्चित रूप से उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और ये जो अंतर आता है इसको डिफरेंस इन एक्सचेंज या विनिमयांतर कहा जाता है। ये किसी भी पक्ष में आ सकता है, डेबिट पक्ष में भी आ सकता है या क्रेडिट पक्ष में आ सकता है। दोनों का टोटल करेंगे, जिधर कम हो उधर उतना लिखकर दोनों टोटल बराबर कर देंगे। आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल लगाया, जहां कम है वहां विनिमयांतर लिख दिया और दोनों का टोटल बराबर कर दिया। ये काम आपको परिवर्तित परीक्षा सूची में करना पड़ेगा। चलिए, और ये जो विनिमय अंतर है ये कहा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न में यदि इसके बारे में कुछ कहा जाए, प्रश्न में यदि कहते हैं तो उसका फॉलो करना है। प्रश्न में यदि कहा जाता है कि इसको लाभानी लेखे में लिखना है तो फिर इसे लाभानी लेखे में लिखेंगे, और यदि कुछ नहीं कहा जाता है तो उसे बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे और लाभानी लेखे में कहाँ लिखेंगे, लिखना है तो कल जो हमने नियम पढ़े थे ये यहाँ वो नियम काम आएंगे कि व्यापार लाभानी लेखा जो है वो तलपट से सीधे सीधे चलता है। तो यदि तलपट के डेबिट में है और लाभानी लेखे में लिखना है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा। तलपट के क्रेडिट में है, लाभानी लेखे में लिखना है तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि बैलेंस शीट में लिखना है तो बैलेंस शीट चूंकि तलपट से जस्ट अपोजिट चलती है, तो तलपट के डेबिट में है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, तलपट के क्रेडिट में है तो बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटी साइड आएगा। चलिए, तो एक 10 मिनट का आपका ये बचा हुआ है सेशन, जल्दी जल्दी देखते हैं हम। चलिए, तो ये विनिमयांतर का जो लेखा है ये हम लाभानी खाते में भी किया जा सकता है, चिट्ठे में भी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यही बात जो मैंने भी आपको बताई कि यदि लाभानी खाते में करना है तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा, और चिट्ठे में करना है तो डेबिट का एसेट साइड और क्रेडिट का बैलेंस लायबिलिटी साइड, दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। लेकिन ये सदा याद रखें कि प्रश्न में जब लाभानी लेखे में लिखने को कहा जाए तभी लाभानी लेखे में लिखें, अन्यथा इसे सदैव बैलेंस शीट में ही लिखा जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जितने नियम आपने पढ़े हैं इस पर कुछ प्रश्न आपसे कर लें, फिर आगे की बात करेंगे। पहली बात, सामान्यतः प्रश्न में कितनी दरें दी होती हैं? आप अपना अनम्यूट कर कर आप जवाब दे सकते हैं। कितनी दरें दी होती हैं विनिमयांतर के लिए? 3 दरें दी रहती है। हाँ जी, आपने ध्यान से सुना है, धन्यवाद आपका। 3 ओके 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 बेटा जी। चलिए, दूसरा प्रश्न है मेरा, सर प्रारंभिक दर से। 3 ओके ओके, बात हो गई बेटा आपकी। अब दूसरा प्रश्न सुन लीजिए, प्रारंभिक दर से किन मदों को बदला जाता है? प्रारंभिक दर से किस मद को बदलते हैं अपन? कौन बताएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ ओनली वन। प्रारंभिक दर से ओपनिंग स्टॉक को बदला जाता है
और दूसरी स्थिति प्रारंभिक में, स्कंध को हाँ जी, और दूसरी स्थिति में यदि जो स्थायी संपत्ति है उसके थर्ड पायदान पर भी प्रारंभिक दर होती है, यदि शुरू की दो बातें लागू नहीं होती है तब स्थायी संपत्ति को भी प्रारंभिक दर पर बदला जाता है। चलिए, प्रारंभिक स्कंध को यस, प्रारंभिक स्कंध को प्रारंभिक दर पर बदला जाता है। वेतन को किस दर पर बदला जाता है, कोई बताएगा? सैलरी को किस दर पर बदला जाता है? एवरेज एवरेज रेट पर, औसत औसत दर। दर। ये व्यापार लाभानी लेखे के बाकी जितने भी आइटम है, चाहे वो सैलरी हो, परचेज हो, सेल्स हो, है ना, इन सभी को हम औसत औसत दर दर पर पर। बदलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बहुत ध्यान से सुना। ह्रास को किस दर से बदला जाता है? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। औसत दर पर हाँ जी, संपत्ति के मूल्य पर। जिस संपत्ति के मूल्य पर नहीं, इसको ये कहेंगे आप, सही बोल रही हैं आप, लेकिन शब्द सही इस्तेमाल करिए। जिस दर पर संपत्ति को बदला गया है उस दर पर इसको बदला जाता है। ठीक है। और पांचवा और अंतिम, मजदूरी को किस दर पर बदला जाएगा? औसत दर। औसत दर पर। एवरेज सही जवाब है, एवरेज रेट पर बदला जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, जानकर मुझे अच्छा लगा। चलिए, हमारा जो ये सेशन है ये लगभग समाप्ति की ओर है। ये समाप्त होगा तो मैं तुरंत ही फिर से आपको कनेक्ट कर दूंगा, आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा, ज्यादा देर मत लगाइएगा उसमें। यस सर। ये एक प्रश्न देखते, जब तक समाप्त नहीं होता तब तक देख रहे हैं। एक प्रश्न ये हमारे सामने है, लंदन की एक फर्म की कलकत्ता। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जब बदलेंगे तो आपको गुणा करना है या भाग देना है, कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ लंदन की फर्म है और कलकत्ता शाखा है। शाखा कलकत्ता है मतलब भारत में शाखा है और मुख्यालय लंदन में है। इसका मतलब भारत की मुद्रा से लंदन की मुद्रा में आपको बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो तलपट दी होगी वो कलकत्ता शाखा की तलपट दी होगी, जो रुपए में होगी, उसको लंदन की जो फर्म है, मुख्यालय है, उसमें बदलना है, यानी पाउंड में आपको बदलना होगा। और जो मूल्य दिया रहता है कि एक पाउंड बराबर इतने रुपए, तो रुपए की वैल्यू कम होती है, पाउंड की ज्यादा होती है। तो एक पाउंड बराबर इतने रुपए दिया है और रुपए से पाउंड में बदलना है, यानी ज्यादा से कम की ओर आना है, ज्यादा से कम की ओर आना है, यानी भाग देना है। कम से ज्यादा की ओर आना है, इसका मतलब होता है गुणा करना है। यदि मान लो लंदन में शाखा होती है और मुख्यालय कलकत्ता में होता, तब फिर आपको एक पाउंड बराबर 10 रुपए होता है। मतलब यदि पाउंड में दिया उसको रुपए में बदलना है तो एक का 10 हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब गुणा करना है। ये निर्णय आपको यही करना होता है कि आपको गुणा करना है या भाग देना है। तो यहाँ चूंकि लंदन मुख्यालय है और शाखा कलकत्ता है, इसका मतलब आपको भाग देकर, दर का भाग देकर परिवर्तित परीक्षा सूची में लिखना होगा। चलिए, ये आपको एक परीक्षा सूची दी हुई है। ये परीक्षा सूची बिल्कुल सामान्य देंगे, बहुत सामान्य सा व्यापार लाभानी लेखे का एक आपका समझ लीजिए कि सवाल होगा। इसमें देखिए, क्रय विक्रय, देनदार लेनदार, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र का मतलब क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये जो है ये क्या होंगे? डेबिट में दिए हैं जो, ये प्राप्य विपत्र होंगे, और जो क्रेडिट में दिए हैं वो देय विपत्र होंगे, क्योंकि अपोजिट चलता है चिट्ठे में। ये जाएगा संपत्ति पक्ष में, ये जाएगा दायित्व पक्ष में। तो ये प्राप्य विपत्र है, बिल्स रिसीवेबल। ये देय विपत्र है, बिल्स पेएबल। फिर वेतन और मजदूरी, किराया कर, विविध व्यय, फर्नीचर फिक्चर्स, बैंक शेष और लंदन कार्यालय का खाता। देखो, क्रेडिट में दिया होगा लंदन खाता। हाँ, चलिए, ठीक है, ये दोनों का टोटल मैच कर रहा है 1,80,800। लेकिन जब हम इनको बदलेंगे तो ये मैच नहीं करेगा। ये जब मैच नहीं करेगा तो अंतर की राशि, विनिमय अंतर यहाँ निकल के आएगी। हम प्रश्न में आगे देखते हैं। ये सवाल देख लिया आपने, प्रश्न देख लिया। इसमें क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बाद में दिया होगा आखिरी में, और दूसरी चीजें दी होंगी। प्रश्न पूरा नहीं है, सिर्फ तलपट है। 31 दिसंबर 14 को रहतिया इतना था, ये क्लोजिंग स्टॉक है, रुपए में दिया है। लंदन कार्यालय की पुस्तकों में कलकत्ता शाखा खाता 31/12/14 को 2000 पाउंड का डेबिट शेष दिखा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? जो मुख्यालय की पुस्तकों में हमने देखा था, मुख्यालय की पुस्तकों में हम पीछे पलट के देखें हम, तो ये लंदन कार्यालय खाता क्रेडिट में है 33,200 रुपए। इसी को ये यहाँ पर 2000 पाउंड दिखा रहा है, मतलब ये बदला हुआ मूल्य दिया हुआ है, हम इसके सामने 2000 पाउंड लिख देंगे। ऐसे ही फर्नीचर फिक्चर्स का क्रय लंदन से 350 पाउंड प्राप्त करके किया गया था। इसका मतलब जो फर्नीचर फिक्चर्स है
जिसका मूल्य यहाँ पर 4910 है, उसके मूल्य को आप यहाँ पर 350 पाउंड के रूप में दिखा दोगे, आप बदलोगे नहीं। इन्होंने दर दी है 31/12/13 और 31/12/14 दी। 31/12/13 यानी 1/1/14 को दर है 14 रुपए पर पाउंड। पाउंड का निशान नहीं छपाया है, तो ये 14 रुपए की दर है, यानी ये प्रारंभिक दर है। अंतिम दर 13 रुपए है और औसत दर ये बोल रहे हैं 12 रुपए है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लंदन कार्यालय की पुस्तकों में कलकत्ता शाखा का व्यापार लाभानी खाता बनाइए। ये अंग्रेजी में भी वही है, ये पाउंड का निशान वहां छप नहीं पाया था, वहां टाइप नहीं हो पाया था। ठीक है, ये वही प्रश्न को अंग्रेजी में दिया है। अब यहाँ इसको हल करना है आपको। देखिए कि मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है कि देखिए यार, ये आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं बेटा, आप लोग अपना वो बंद नहीं करते हैं, तो मुझे बार बार म्यूट करने के लिए कराना पड़ता है। ये बहुत तकलीफ बात है। ये एक को तो हमने बाहर कर दिया था, बार बार म्यूट करने के चक्कर में उनको हमने बाहर कर दिया था ग्रुप से। आप भी ऐसा मत कीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस होता है। अब यहाँ इसको बदलना है। देखिए ये स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2014 12,600, ये किस दर पर बदलाएगा? ये बदलाएगा प्रारंभिक दर पर। प्रारंभिक दर कितनी है? 14 रुपए। तो यह हम लिख देंगे, अभी सिर्फ दर लिखेंगे। ये प्रारंभिक दर 14 रुपए। परचेज एंड सेल्स, ये औसत दर पर बदलाते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये औसत दर कितनी? 12 रुपए। तो यहाँ आप लिख दोगे, अच्छा इसको बदल भी दिया है हाथ के हाथ। ये कैसे बदलेंगे? तो 12,600 में 14 का भाग दिया तो ये आ गया 900 रुपए। ये 900 रुपए यहाँ लिख दिया। मैंने बताया था आपको 14 रुपए है, रुपए से पाउंड में बदलना है, ज्यादा से कम की ओर जाना है, मतलब भाग देना है। ठीक है, डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए, परचेज एंड सेल्स औसत दर 12 रुपए, 12 का भाग देंगे 75,000 में, 12 का भाग देंगे 1,12,500 में भी देंगे, दोनों को लिख देंगे भाग देंगे।